चलो तो हाँ तो बच्चा लोग लास्ट क्लास में हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग से पहले तक पढ़ लिए थे, है ना। हमने इंट्रावेराइटल इंटर स्पेसिफिक इंटर जेनरिक सब तरह से पढ़ा। आज हम लोग बात करते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। देखो बाबू, जब भी ब्रीडिंग ऐसे कराओ जिसमें आपको म्यूटेशन कराना पड़े, म्यूटेशन मीन्स चेंज इन जीनोम। किसी भी तरह से आपके डीएनए में अगर चेंज करा जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन कैसे होता है, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि डीएनए में कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। तो कौन है भाई, जरा ये नाम वाम जाना जाए। एक है HNO2, उसके अलावा एक्स रे, यूवी रे, गामा रे, ये सब म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। अभी जरा कोई मुझे बताएगा म्यूटेशन होने से क्या फायदा। माइंड इट, म्यूटेशन मींस चेंज इन जीनोम। और अगर जेनेटिक मटेरियल बदल रहा है किसी भी चीज का, अगर मैंने जेनेटिक मटेरियल को बदला तो क्या होगा। जेनेटिक मटेरियल बदला तो ऑर्गेनिज्म बदला, ऑर्गेनिज्म बदला तो उसका कैरेक्टर बदला। और मुझे चेंज्ड कैरेक्टर ही तो चाहिए। क्या चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ चेंज्ड कैरेक्टर चाहिए। मुझे सिर्फ ऐसा चीज चाहिए जिसमें कुछ चेंज हो, कुछ नया हो। अभी नया हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है वो नया निगेटिव हो। अभी मेरे पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब, मेरे पॉजिटिव नेगेटिव का सिर्फ इतना मतलब है कि हो सकता है वो चेंज पहले वाले से अच्छा हो तो मैं कहूंगा पॉजिटिव है, हो सकता है वो चेंज पहले वाले से खराब हो तो मैं कहूंगा निगेटिव है। दैट्स इट। तो अभी यहाँ एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। वीट के कुछ वेराइटी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सरबती, सोनारा एंड पूसा लर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने अंडरलाइन कर रहा है ना, ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, तो माइंडेड आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वीट में म्यूटेशन ऐसे पूछेगा नीट आपसे, वीट में, या कई बार बोर्ड भी पूछता है, वीट में म्यूटेशन ब्रीडिंग से इनमें से कौन सा वेराइटी हमने तैयार करा, सरबती, सोनारा एंड पूसा लर्मा। उसी तरह राइस में म्यूटेशन ब्रीडिंग से हमने क्या, कौन सा ब्रीड तैयार करा, तो एटोमिटा 2 एंड जगन्नाथ। जगन्नाथ बहुत कॉमन है, जगन्नाथ वेराइटी ऑफ राइस वेरी कॉमन इन मीट। ओके, नेक्स्ट इज पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग। नाम बता रहा है आपको, आपने हैप्लॉइड सुन रखा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉइड, इट मींस एन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉइड, इट मींस 2n। देन व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीप्लॉइड, polyploid simply means more than two set of characters। अगर दो से अधिक सेट है क्रोमोसोम का then it is known as polyploid। if more than two sets are present then it is known as polyploid। अभी मुझे बस एक चीज बताना, अभी मान लो मेरे डीएनए में, मेरे बॉडी में जो डीएनए है उसमें किसका कोडिंग है, दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दो कान, दो हाथ, दो पैर, ऐसा ही कोडिंग है। बट अगर किसी तरीके से मैं अपने डीएनए की कोडिंग को डबल कर दूं, दो के बजाय चार हाथ, चार आंख, दो नाक, दो मुंह, चार कान, चार पैर, इस तरह का अगर मैं कर दूं, डीएनए डबल कर दिया मैंने, अमाउंट नहीं कोडिंग, तो जाहिर सी बात है ऑर्गन्स भी सारे डबल हो जाएंगे। तो अगर हमने यही काम किसी प्लांट में करा, तो प्लांट में जो सीड वाले, जैसे मान लो मैं खेती करना चाहता हूँ राइस का, इफ आई वांट टू कल्टीवेट राइस, and if I am cultivating a plant which contains just double number of genes for the seeds, जो चावल का धान, धान को कल्टीवेशन करते हैं तो पैडी, अभी उसको उसमें से राइस मिलता है, राइस एक्चुअली इसका सीड होता है। अभी मुझे आप एक बात बताना, अगर मैंने धान के प्लांट में उसका डीएनए का जीन्स को डबल करा है तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि जो भी उसमें धान में जो भी चावल का दाना लग रहा था वो जस्ट डबल हो जाएगा, होगा ना। ये फायदे का बात है ना मेरे लिए। तो बस इसी फायदे को हम लोग यूज करते हैं, यूज दिस कैरेक्टर ओनली। क्या करते हैं देखो, इंड्यूस्ड पॉलीप्लॉइड्स आर यूज्ड बाय प्लांट ब्रीडर फॉर इंप्रूविंग यील्ड। देखो यील्ड मतलब जो, यील्ड मतलब जो प्लांट से गेन हो रहा है या उपज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग इंड्यूस्ड, कई बार तो जानबूझकर पॉलीप्लॉइड ही करते हैं। देखो पॉलीप्लॉइड होने का कुछ नुकसान भी है, वो प्लांट अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो फर्टाइल नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका डीएनए अमाउंट बदल चुका है। तो हो सकता है वो रिप्रोड्यूस ना करे, बट मुझे तो अगली बार मैं दूसरा सीड तो यूज कर ही सकता हूँ ना, कम से कम इस साल तो मेरा खेती अधिक हो जाएगा। समझे बात, इसलिए करते हैं। तो ये बहुत यूज किया जाता है पॉलीफ्लोइडिटी। इसका एग्जांपल आपको बस एक ट्रिटिकेल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सब कुछ जो भी लिखा हुआ है भूल जाइए। तो अभी वापस से थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं मैं आपके लिए, उसको जरा देखो। हमने
स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहले पढ़ा था कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सबसे पहले जितने सारे मेरे पास टाइप्स ऑप्शंस अवेलेबल उनको कलेक्ट करना, उसके बाद इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, उसके बाद उसको इवैल्यूएट करना एंड टू सेलेक्ट कि उनका पेरेंट कैसा होगा, है ना, मतलब किसको पेरेंट बनाए। मतलब जैसे लास्ट क्लास में भी हमने एग्जांपल लिया था कि अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर कौन सा कैरेक्टर अच्छा और कौन सा खराब है, तो जाहिर सा बात है मैं चुनूंगा अपना लाइफ पार्टनर उसी को ही जिसके पास जो मेरे पास भी कमी है, जिन भी कैरेक्टर्स में मेरे पास कमी है वो सारे जीन्स वहां मेरे लाइफ पार्टनर से मुझे मिल जाए। अभी क्या होगा, मेरे पास जो नहीं है या जो खराब है या जो रिसेसिव है वो अगर मुझे मेरे लाइफ पार्टनर से मिल गया तो मेरे बच्चों में वो सारे जीन्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होगा। तो कोई भी चाहता है कि उसका जो भी मैरिज हो, उसका जो भी जीन्स का कॉम्बिनेशन वो किसी ऐसे के साथ हो ताकि बच्चा और डेवलप्ड हो, है ना। तो वही चीज यहाँ भी हम पहले चूज करते हैं, किसी प्लांट को चूज करेंगे उसके हायर टेस्ट के लिए, तो किसी प्लांट को चूज करेंगे उसके हायर यील्ड के लिए। अभी दोनों को मैंने जब क्रॉस करा तो एक ऐसा प्लांट बनेगा जिसका यील्ड बहुत ज्यादा है। यील्ड बहुत ज्यादा से क्या मतलब, वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ, जैसे मान लो आम का पेड़, एक आम ऐसा जिसका बहुत अच्छा टेस्ट है आम का, और एक आम का पेड़ ऐसा जिसमें बहुत ज्यादा आम मिलता है, बहुत ज्यादा आम लगता है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा इन दोनों आम को किसी तरह आपस में क्रॉस करा तो इससे एक ऐसा आम तैयार होगा जिसमें चांसेस है कि उसमें उपज भी बहुत ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा आम भी लगे, और जो आम लग रहा है उसका टेस्ट भी बेहतर हो। एक मदर से टेस्ट वाला कैरेक्टर आ गया, फादर से मान लो उपज वाला कैरेक्टर आ गया, है ना। तो इसके लिए पहले आप सिलेक्शन करते हैं बेस्ट पेरेंट का। उसके बाद कॉमन मेथड्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट हमने देखा किस तरीके से क्रॉप को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अभी देखो मैंने बात करा था कि हर बच्चे तो बराबर नहीं होंगे ना। जैसे मैंने अगर आम का दोनों आम के पेड़ को क्रॉस करा तो जरूरी तो नहीं है कि सारे, हो सकता है किसी एक बच्चे में दोनों का कॉमन फेवरेबल कैरेक्टर्स आया हो, कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है इसमें दोनों का अनफेवरेबल कंडीशन आया हो। मतलब ये कि मान लो कि यहाँ देखो, मान मान लो कि ये टॉल है लेकिन ये डल भी है, टॉल है लेकिन दिमाग काम नहीं करता, और ये मेल है। अभी फीमेल कैसी है, फीमेल इज ड्वार्फ बट इसका माइंड शार्प है। अभी मैं इन दोनों को अगर क्रॉस कराता हूं तो जो बच्चे होंगे उनमें एक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फादर से वो टॉल वाला कैरेक्टर ले और मदर से दिमाग शार्प वाला, तो बच्चा एकदम सुपीरियर क्वालिटी का बना जो हमको चाहिए था। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बच्चा ऐसा जन्म ले ले जो फादर से डल वाला कैरेक्टर ले लिया और मदर से ड्वार्फ वाला ले लिया, तो एकदम बकवास हो गया। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बच्चा फादर से डल वाला कैरेक्टर ले और सॉरी फादर से टॉल वाला और मदर से ड्वार्फ शार्प ब्रेन वाला कैरेक्टर ले, उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, ये तो पहले हमने यूज करा ना, फादर से टॉल और मदर से ड्वार्फनेस, ये बड़ा अजीब हो गया यार। नहीं यही दो ही कैरेक्टर ना, एक कैरेक्टर है तो ये दो ही कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं सही बात, दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल, दो कैरेक्टर में चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं, या तो दो ही एक ही कैरेक्टर। समझ रहे हो बात को। तो अब देखो, या तो मुझे फेवरेबल मिला फादर से टॉलनेस का कैरेक्टर, मदर से शार्प ब्रेन वाला कैरेक्टर, तो हमें चाहिए था। बट इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल था, फादर से वो डलनेस ले लेता और मदर से टॉफनेस ले लेता। तो चांसेस कुछ का भी होता है, आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपने ऐसा क्रॉस कराया तो बच्चे जो होंगे सुपीरियर ही होंगे, तो आपको चेक करना होता है। These plants are self-pollinated for several generations unless they become homozygous। homozygous होने के बाद क्या होता है, उसके बाद फिर आप उसको क्रॉस करके देखते हो कि कहीं इनमें गलती से भी कोई हेट्रोजाइगस वाला रिसेसिव जीन तो छुपा हुआ नहीं है। इससे फायदा ये होता है, देखो, दी सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेनी। ठीक है, तो ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आपको दोनों सुपीरियर कैरेक्टर मिल जाए या हो सकता है आपको दोनों इंफीरियर कैरेक्टर मिल जाए। उसके बाद आप इसको टेस्ट करते हो, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, 3 ग्रोइंग सीजन तक कम से कम किसी भी प्लांट को अगर आपको टेस्ट करना है कि उस जो भी क्रॉप है वो सुपीरियर है या नहीं, तो आप कम से कम 3 ग्रोइंग सीजन तक, कम से कम 3 ग्रोइंग सीजन तक उनको ग्रो करते हो। ठीक है, 3 ग्रोइंग सीजन तक कम से कम आप उनको इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, मतलब आपका जो भी किसान का खेत है फार्मर्स फील्ड में अलग अलग लोकेशन पे, ऐसा नहीं कि सब बिहार में ही, कुछ बिहार में भी, कुछ साउथ में भी, कुछ पहाड़ पे भी, कुछ प्लेट्यू पे भी, कुछ रेगिस्तान में भी, हर जगह टेस्ट करेंगे ताकि हमको उस प्लांट का एक्चुअल आइडिया लगे कहाँ कहाँ झेल सकता है, कहाँ कहाँ नहीं झेल सकता, हर कुछ। ठीक है, तो इतना सब कुछ चेक करते हैं। तो
एट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द कंट्री। और उसके बाद हर जगह पे, जैसे मान लो मैंने इंडिया में शुगर केन का एक नया क्रॉप डेवलप किया और उसको बिहार में ग्रो करा। बिहार में ग्रो करने के बाद मैं चेक करूंगा कि बिहार में जो पहले से शुगर केन का खेत अवेलेबल था, शुगर केन का जो फील्ड अवेलेबल था, उससे जो शुगर केन का यील्ड आ रहा था, क्या ये नया वाला शुगर केन उससे अच्छा है या बुरा है। ये बहुत जरूरी बात है। मतलब ये कि जैसे मान लो पहले हम पिछले साल जिस शुगर केन का हम खेती किए, अगर ये नया वाला शुगर केन उससे ठीक है बिहार में, तब तो ठीक है मेरे लिए, मैं नया वाला यूज करूंगा। बट अगर ऐसा हो गया कि नहीं यार पहले वाला ज्यादा अच्छा था, तो ये तो बेकार हो गया ना, दैट्स इट। तो जो बेस्ट अवेलेबल होता है उससे कंपेयर करते हैं फिर, जस्ट फॉर अ रेफरेंस। ठीक है। और एग्रीकल्चर इंडिया में ऑलमोस्ट 33% ऑफ जीडीपी को कंटेन करता है, ऑलमोस्ट 62% ऑफ पॉपुलेशन को कंटेन कर रहा होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके यहाँ जो भी हो कल्टीवेशन, वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हो, ताकि लोग अनएम्प्लॉयड ना रहें और ना ही खाने का कमी हो, और ना ही महंगाई बढ़े। महंगाई इन द सेंस कि अगर जीडीपी बहुत डाउन हो गया तो हर चीज महंगा होने लगता है, उपज कम तो महंगाई ज्यादा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। इस चीज को कंट्रोल करने में एक सबसे बड़ा रोल था ग्रीन रेवोल्यूशन का। और इसका ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1960 से लेकर 2000 तक में क्या हुआ देखो। 1960 में इंडिया का में जो पॉपुलेशन था वीट का, वो 11 मिलियन टन था। वीट का, ये भी इंपॉर्टेंट है, वीट का 11 मिलियन टन। 1960 में से 2000 में, 1960 का बात करें तो वीट का पॉपुलेशन था 11 मिलियन टन, जो कि 2000 में हो गया 75 मिलियन टन। ऑलमोस्ट कितना टाइम्स, 7, 7 गुना, 11 सत्ते 77, मतलब ऑलमोस्ट 7 गुना बढ़ा दिया। और राइस का पॉपुलेशन देखिए, सॉरी प्रोडक्शन देखिए, राइस देखिए 1960 में 35 मिलियन टन था और 2000 में 89.5 मिलियन टन, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया, अधिक ही हो गया, 2.75 टाइम्स हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये कैसे हुआ था, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये भी बड़ा पूछता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस। अच्छा, सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस का मतलब क्या। सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस का मतलब ये देखो, आप खुद सोचो। अगर मान लो, अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा यार को साइड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि आखिर इसे ड्वार्फ वीट या सेमी ड्वार्फ वीट से क्या होता है, तो देखो जरा तो समझने की कोशिश करना। ये देखो, अगर मान लो मेरे पास एक इतना बड़ा प्लांट है जो हमको 50 दाना दे रहा है, ठीक है, या 50 राइस दे रहा है, और एक इतना छोटा ही प्लांट है, ये भी हमको 50 राइस ही दे रहा है, तो मेरे हिसाब से दोनों में कौन फायदेमंद होगा। तो हम बोलेंगे कि यार मेरे लिए पास छोटा वाला वैरायटी फायदेमंद है। पूछेंगे क्यों, तो आप बोलोगे सर लंबा वाला वैरायटी है, अगर ये ज्यादा ग्रो कर रहा है मतलब स्वाद ज्यादा न्यूट्रिएंट ले रहा होगा, ये कम न्यूट्रिएंट ले रहा होगा। अच्छा, ये तो फिर भी ठीक है। दूसरा बात ऐसे सोचिए कि ये अगर दोनों ही मान लो सेम ही राइस मॉलिक्यूल दे रहा है, तो इसमें पानी भी कम लगा होगा, न्यूट्रिएंट मतलब आपको खाद वाद भी कम डालना होगा, मतलब यहाँ तो ज्यादा होगा, उल्टा यहाँ पानी भी कम लगा होगा, खाद भी ज्यादा डालना होगा। और छोटा है ना, तो कई बार ये जल्दी मैच्योर भी कर जाता है, इनका मैच्योरिटी पीरियड भी कम होता है, तो हर तरीके से फायदेमंद होता है। इसीलिए ड्वार्फ राइस या ड्वार्फ व्हीट ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अभी अगर आप ड्वार्फ व्हीट का बात कर रहे हो, तो एक ड्वार्फिंग जीन होता है नॉरियन 10, जो कि जापान में मिला था। और अमेरिकन ब्रीडर क्या किए कि इनमें सिंगल ड्वार्फ व्हीट तैयार किए। दो साइंटिस्ट, ये जीन का नाम याद रखोगे, कौन जीन रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फिंग के लिए, कहाँ मिला था। और साइंटिस्ट देखो, एन बॉरलॉग ऑफ मैक्सिको ट्रिपल ड्वार्फ व्हीट बनाए थे। ये काम नहीं है, ये एन बॉरलॉग याद रखना, जिसको कि मैक्सिकन व्हीट बोलते थे। एन बॉरलॉग क्या बनाए थे, मैक्सिकन व्हीट। और इससे क्या हुआ कि इस ड्वार्फ व्हीट में नॉरियन 10 जीन की वजह से प्लांट ड्वार्फ होता है। नॉरियन 10 जीन का नाम है
ये जीन अगर रहेगा तो प्लांट कैसा होगा? जीन अगर रहा तो प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। तो ये ड्वार्फ प्लांट तो था, इसमें साथ में कुछ और भी सुपीरियर कैरेक्टर्स थे। कौन से सुपीरियर कैरेक्टर्स थे भाई, जरा देखें हम लोग भी। हाई यील्ड, रेसिस्टेंस भी था, कॉमन पैथोजन से लड़ भी सकता था, और स्मॉलर ग्रोथ पीरियड, मतलब ये वाला फसल पकने में मान लो 4 महीना लगा, तो ये 2 महीने में ही पक गया। तो 2 महीने में पका तो 2 महीना मतलब 2 महीना जब पहले ही हमको फसल मिल गया, तो कम समय में मिला। अभी जो 2 महीने का समय खाली, उसमें हो सकता है कोई और फसल उगा ले, धनिया उगा ले, मिर्चा उगा ले, कुछ भी उगा ले, that's it। तो ये मैटर करता है। अभी देखो वो भी कैसे किए भाई, तो सोनोरा 64 और लर्मा रोजो 64, ये दो प्लांट का नाम आपको याद रखना है, सोनोरा 64 और लर्मा रोजो 64। ये इंडिया लाया गया, ये दोनों को ही हमने इंडिया लाया, और इंडिया लाने के बाद हमने उसे मॉडिफाई करा गामा म्यूटेशन से। अभी हमने म्यूटेशनल ब्रीडिंग पढ़ा था, और दोनों को ही इंडियन एग्रीकल्चरल में कंबाइन कर लिया। सोनालिका और कल्याण सोना, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 2 साल 1 साल पे कहीं, या तो हर साल या बोर्ड में या नीट में आ ही जाता है। सोनालिका और कल्याण सोना बहुत अच्छा वैरायटी है वीट का। सोनालिका तो अभी भी बहुत उगाया जाता है, सोनालिका अभी भी बहुत ज्यादा उगाया जाता है। तो दिस सोनालिका एंड कल्याण सोना आर 2 वेराइटीज ऑफ वीट, ये वीट का 2 वेराइटी का नाम है, जो कि इंडिया में बहुत अच्छा से या बहुत ज्यादा अमाउंट में उगाया जाता है। ठीक है। एक ड्वार्फ राइस भी होता है, जिसका जीन का नाम है DGOU जीन, ये ताइवान में मिला था। थोड़ा टेढ़ा है बट याद रखना है। ये जैसे नॉरियन 10 किसके लिए था? नॉरियन 10 था वीट का, तो DGOU जीन, ये जीन किसके लिए? राइस का। और ये ताइवान में मिला था, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI के साइंटिस्ट लोग मिलकर इससे बहुत हाई वेराइटीज ऑफ राइस बनाए थे, IR8 IR24। उसी तरह इंडिया में क्या हुआ था, जया और रत्ना, ये 2 वेराइटी ऑफ राइस का नाम है। जया एंड रत्ना आर 2 वेराइटीज ऑफ राइस, जिसको कि इंडिया में उगाया गया था, इंडिया में बनाया गया था। शुगर केन में उसी तरह सैकरम बारबेरी, सैकरम बारबेरी जो है ये शुगर केन के टाइप का नाम है, शुगर केन का टाइप। सैकरम बारबेरी क्या था ओरिजिनली, नॉर्थ इंडिया में, आप ज्योग्राफी में भी पढ़े थे। तो सैकरम बारबेरी जो था वो नॉर्थ इंडिया में उगता था। ये नॉर्थ इंडिया में सही से उग तो जाता था, लेकिन चूंकि यहाँ गर्मी बहुत है ना, तो गन्ना का जो रस होता है वो सूख जाता था, तो इससे जो शुगर हमको मिलता था, ये इसका अमाउंट थोड़ा कम था। ठीक है। देखो सैकरम बारबेरी बहुत अच्छे से उगता तो था नॉर्थ इंडिया में, बट हैड पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड। जबकि सैकरम ऑफिशियनम, देखो सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम ऑफिसिनेरम, ये साउथ इंडिया में उगने वाला शुगर केन था, जिसका शुगर कंटेंट हाई था। लेकिन दिक्कत ये था ना कि ये शुगर, ये सैकरम ऑफिसिनेरम जो था, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। तो अभी प्रॉब्लम आ गया, इसको क्या किए कि हम इन दोनों स्पीशीज को क्रॉस करा, हमने इन दोनों स्पीशीज को क्या करा, क्रॉस करा। और क्रॉस करने के बाद कहाँ गया, हाँ, these 2 species were crossed to have sugarcane varieties combining the desirable qualities of high sugar, high yield, thick stem and ability to grow in a sugarcane belt of North India। sugarcane belt of North India को में मतलब उगाने में बहुत हेल्प मिला। जाहिर सी बात है, मैंने जब नॉर्थ वाले को साउथ वाले से क्रॉस करा, तो एक ऐसा सुगरकेन का ब्रीड तैयार हो गया, एक ऐसा ब्रीड तैयार हो गया जो कि शुगर कंटेंट भी थोड़ा अधिक था और नॉर्थ इंडिया में उग भी पा रहा था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिलेट्स का। मिलेट्स को हम लोग मिलेट्स कॉमन मतलब एक्चुअली कॉमन नेम है मिलेट। मिलेट हम लोग 3 चीजों को मिलाकर बोलते हैं, बाजरा ज्वार और मेज, बाजरा ज्वार और मेज तीनों को मिलाकर मिलेट बोलते हैं। ये असल में पशुओं के खाने के लिए, कैटल्स के खाने के लिए होता है, बाजरा ज्वार मेज तो हम लोग भी खाते हैं। तो इनमें याद रखिएगा कि रेसिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस को हम लोग डेवलप किए थे, मतलब कम पानी में भी उगने वाला ऐसा मिलेट को हम लोग डेवलप करे थे। नेक्स्ट इज
हाइब्रिड विगर, देखो हाइब्रिड विगर बड़ा ही सिंपल टर्म है। हाइब्रिड विगर का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसके अंदर हाइब्रिड विगर होता है। हाइब्रिड विगर का मतलब क्या होता है कि जो भी सुपीरियर कैरेक्टर्स होगा वो ऑफस्प्रिंग में दिखेगा, और उसके रिप्रोडक्शन में कभी भी अबॉर्शन टाइप का केस नहीं आया कि फीटस बन रहा था और अबॉर्ट कर गया, ऐसा नहीं आएगा। देखो, phenotypic superiority of hybrid over either of its parent is known as hybrid vigor। बात भी किए थे पहले भी कि हम लोग अपने पेरेंट्स के से थोड़ा और अच्छे ही हैं, थोड़ा और अच्छी चांसेस है कि खराब भी बने, लेकिन अगर खराब होते तो टिक नहीं पाते, तो हम लोग थोड़ा अच्छे ही होते हैं। अगर खराब होते तो फीटल स्टेज में अबॉर्ट हो गए होते। अब तो मेडिकल साइंस से शायद बचा भी दिया जाए, बट नॉर्मली अबॉर्ट हो जाता है। इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड 25 से 300% तक था। जाहिर सा बात है, हाइब्रिड विगर मतलब कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अधिक, अभी हम बात किए, और रिप्रोडक्शन से तो डिपेंड करता है फसल। मान लो बीज बनना है या फ्रूट बनना, सब क्या है, बीज बनना मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तभी बीज बना, फ्रूट बनना है तब भी फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। तो फसल जितना ज्यादा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस बात की कि फर्टिलाइजेशन कितना ज्यादा हो रहा है, और ये डिपेंड करता है कि आपका हाइब्रिड विगर कितना ज्यादा है। ओके, तो और एक और बात याद रखिएगा, हाइब्रिड विगर इज लॉस्ट ऑन इन ब्रीडिंग। ये हम लोग एनिमल ब्रीडिंग में भी पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी इन ब्रीड और जो भी हाइब्रिड विगर का लॉस होता है इन ब्रीडिंग से, उसको ही हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, और इट इज लॉस्ट इन सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप। तो बहुत सिंपल सा बात है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही नहीं तो इनब्रीडिंग होगा, इनब्रीडिंग होगा तो हाइब्रिड विगर कम ही होना है। तो याद रखिएगा कि जो भी हाइब्रिड विगर होता है ये सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप में होता है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप में नहीं होता। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब अगर मेरा स्पर्म मेरे ही एग से फ्यूज करके कोई ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ सेल्फ ब्रीडिंग हो रहा है। बट अगर ऐसा हो रहा है कि मेरा कोई उंगली हम काट कर अलग किया और वो उंगली पूरे पूरे ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज नॉट सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो याद रखिएगा, हाइब्रिड विगर इज ओनली सीन इन सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप्स, या ऐसे लिख लो, या ऐसे नहीं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, inbreeding depression is only seen in is not seen कर लो, is not seen in vegetatively propagated plants। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल। अब अगले क्लास में इसको आगे डिजीज रेसिस्टेंस के लिए प्लांट ब्रीडिंग वाला चीज पढ़ेंगे और इसको ऑलमोस्ट 50% खत्म कर देंगे।